गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 4 विश्व का इतिहास। हमने पिछली क्लास में जब आपकी हुई थी, पिछली क्लास में हम यूरोप में जो राष्ट्रवाद के कारण रहते हैं उसके बारे में पढ़ा था हमने। इसमें हम पढ़ चुके थे आपका मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी राष्ट्रवाद, इंग्लिश और फ्रांस की क्रांति, 1850 के बाद जो नया रूढ़िवाद आता है वह हम पढ़ चुके थे। अगला आपका पॉइंट रहता है क्रांतिकारी। तो क्या यूरोप में राष्ट्रवाद का जो एक कारण रहता है क्रांतिकारी, इसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1815 ईस्वी के बाद के वर्षों में दमन और भय से अनेक उदारवादी राष्ट्रवाद भूमिगत हो गए। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन बनाए गए। क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिक होने के लिए जरूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को आज़ादी के लिए इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। यहाँ पर जो है क्रांतिकारी संगठन की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। ये गुप्त संगठन बनाए जा रहे हैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, ताकि उनकी राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का जो विरोध कर रहे हैं, जहाँ पर उनके इतनी सारी जो है स्थितियाँ जो हैं, उनकी विपरीत स्थितियाँ देखने को जब मिलती हैं उनके राष्ट्र में, तो उनके विरोध में जो है वह खड़े होते हैं और संगठन बनाना शुरू करते हैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, संघर्ष के लिए। ठीक है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो हैं स्टार्ट की गई थी। आगे देखिए अगला, भाषा और लोक कथाओं का योगदान। इनके राष्ट्रवाद में जो है भाषा और लोक कथाओं का भी योगदान रहा है। भाषाओं और लोक कथाओं का योगदान किस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यूरोप में यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का जो उदय होता है उसके दौरान। यहाँ पे देखिए, राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों, क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है। यहाँ पर जो राष्ट्रवाद का विकास है केवल सिर्फ युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं हुआ है। कला, काव्य, कहानियाँ, किस्से और संगीत राष्ट्रीय भावना को गढ़ने, व्यक्त करने में सहयोग दिया है। किसी भी देश की स्वतंत्रता में योगदान सिर्फ एक ही भूमिका को निभाते हुए नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिनके कारण जो है उनको स्वतंत्रता मिलती है। उनमें से एक कारण है आपकी भाषा और लोक कथाएँ। उनकी भाषा में उन्हें इस प्रकार की वीर गाथाएँ सुनाई जाती है, जिस प्रकार से राजस्थान में महाराणा प्रताप की जब वीर गाथाएँ सुनते हैं हम, तो हमारे अंदर भी क्या एक जोश की भावना जो है जागृत हो जाती है, और हमारे अंदर भी जो है देश के प्रति एक जो है राष्ट्रवादी भावना जागृत हो जाती है। तो उस समय भी जो है उनमें राष्ट्रवादी भावना का उदय जो है, जो काव्य, कहानियाँ, किस्से जो थे उनके राष्ट्र के, वह उन्होंने सुने, और संगीत सुने। जिस प्रकार से हम जब हमारा राष्ट्रगान सुनते हैं, तब राष्ट्रगान सुनते ही हमें हमारे देश के प्रति जो भावना जो है, एक देश प्रेम की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। ठीक है, तो उस समय जो है उनमें भी जो है अपने राष्ट्रवादी भावना जो है, संगीत से भी जो है अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं जो है उनमें ये भूमिका निभाती हैं, उनमें राष्ट्रवादी भावना जागृत करने के लिए। इसके साथ में उनकी जो बोली है, लोक साहित्य है, वह भी जो है उनके द्वारा जब संदेश पहुंचता है, जैसे कि हमारे यहाँ पर जो है एक कास्ट है, उस कास्ट के द्वारा उनका कार्य ये होता है, मैं उस कास्ट का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, तो वो कास्ट का कार्य यह होता है कि वह जितनी भी वीर गाथाएँ होती हैं वह घर घर जाते हैं, और वह सारी जो गाथाएँ हैं उनको गा कर सुनाते हैं अपनी भाषा में, अपनी जो राजस्थान की भाषा है उस भाषा में। तो उस प्रकार से जो है वो वीर गाथा है, वो अपने संदेश जो है उन भाषाओं के द्वारा, उनके साहित्य के द्वारा जो है वहाँ पे पहुँचाई जा रही हैं। राष्ट्रीय भावना को जीवित रखा है। भाषा ने भी जो है राष्ट्रीय भावना के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई है। आगे देखिए, रूसी कब्जे के बाद पोलिन भाषा को स्कूलों में बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। 1931 ईस्वी के बाद रूस के विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार जो है कुचल दिया गया। यहाँ पर जो है विद्यालयों में भी क्या किया गया है, विद्यालयों में भी वहाँ की भाषा क्या कर दी है, रूसी कर दी है। जो पहले जो भाषा थी उसको हटा दिया गया, और उसके स्थान पर कौन सी भाषा को रखा गया, रूसी भाषा को है जो रखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्रोह की जो है भावना यहाँ पर जागृत हो रही है, और इसके अनेक सदस्यों ने विरोध के लिए भाषा को क्या बनाया। यहाँ पर उनके विद्रोह के लिए एक भाषा भी क्या बन रही है, इनके लिए हथियार बन रही है उनकी भाषा भी। आगे देखिए, चर्च और आयोजनों, संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक में देखी जाने लगी।
पोलिस जो किसके विरुद्ध खड़ी हुई है, यहाँ पर रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध जो है यहाँ पर खड़ी हुई है। तो इस प्रकार से जो है हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के जो कारण होते हैं उसके बारे में पढ़ा। ये सारे कारण आपको अच्छे से याद होने चाहिए, सारे पॉइंट्स, ये इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है। आगे आता है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति जो है एक ऐसी क्रांति आई है, औद्योगिक क्रांति से जो है पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति से परिवर्तन देखने को मिलता है। औद्योगिक क्रांति से जो अभी नवीन युग जो हमारा चल रहा है उसमें उस नवीन युग में आने की महत्वपूर्ण भूमिका इस औद्योगिक क्रांति ने ही जो है के कारण ही संभव हो पाया है। इसके बारे में देखिए, मानव सभ्यता के आरंभ से 19वीं सदी पूर्व तक दुनिया का सारा काम का सामान्यतः हस्तचलित औजारों के द्वारा ही किया जाता था। आप सभी को पता है, पहले सूती वस्त्र जो होता था उसको उस चरखे के द्वारा काता जाता था, ठीक है। और ये इस तरह से जो है चरखे से जो है इस प्रकार से घूम कर जो है वह कपड़ा बुनाई जो है इस प्रकार से हस्तचलित था। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति आती है, उद्योगों की स्थापना आती है, तो सारा जो कार्य हाथों से किया जाता था वह किसके द्वारा किया जाने लगा, मशीनों के द्वारा जो है किया जाने लगा, ठीक है। जो पहले हाथों से किया जाता था अब किसके द्वारा किया जाने लगा, मशीनों से किया जाने लगा, ठीक है। तो यह औद्योगिक क्रांति का सबसे पहला जो है परिवर्तन यह देखने को मिला। इसके आगे देखिए, मानव ने ऊर्जा के नए स्रोत की खोज की और इसके उपयोग से उसकी कार्यशक्ति कोई सीमा नहीं रही। अब किस किस प्रकार की औद्योगिक क्रांति के दौरान किस किस प्रकार के कार्य इसमें आए हैं, वाष्प शक्ति, विद्युत ज्वलन, गैस आदि क्षेत्र में मानव के बढ़ते चरण थे, जिसकी परिणति अणु ऊर्जा आविष्कार में हुई, ठीक है। आगे देखिए, दुनिया में भारत कुटीर उद्योगों से दुनिया में भारत कुटीर उद्योग से संपन्न ऐसा देश है। आपको सभी को पता है कि कुटीर छोटे उद्योग जो अभी आज भी वर्तमान में देखने को मिलते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ठीक है, जहां अति प्राचीन काल में ही लोहा भट्टियों से उच्च स्तर का इस्पात तैयार होता था। इसका ज्वलंत उदाहरण दिल्ली का लोहा स्तंभ बिना जंग लगे खड़ा है। तो पहले की जो प्राचीन काल की जो लोहा भट्टियाँ हैं वो कैसी थी, उच्च स्तर की थी, उनमें जो है अच्छा जो है मटेरियल होता था उस समय। और इसका एग्जाम्पल जो है हम दिल्ली में जो लाल किला है, लोह स्तंभ है दिल्ली में, उससे हम देख के पता लगा सकते हैं कि कितना उच्च श्रेणी का जो है उसमें लोहा यूज़ हुआ था, क्योंकि उसमें जो है अभी तक जंग नहीं लगा है। आगे देखिए, कृषि की उन्नत किस्में बदलकर तथा मिश्रित कृषि भारत की ही देन है। बांध एवं सेतु निर्माण भारत की दुनिया को दिशा देने वाले उद्योगों को आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका है। हजारों वर्ष पूर्व श्रीलंका में भारत के बीच बनाए गए राम सेतु उदाहरण है, जिसके निर्माण की विधि भी हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। वर्तमान में 19वीं शताब्दी से पूर्व कृषि उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य की उत्तम व्यवस्था भारत में वर्षों पूर्व विद्यमान थी, जबकि दुनिया में तथाकथित हजारों विकसित राष्ट्र द्वारा 19वीं सदी से नए प्रयोग जो है प्रारंभ किए गए। इस पूरे का सार जो है यही निकलता है कि भारत में, अगर हम सिर्फ भारत को लेते हैं तो भारत में प्राचीन काल से ही जो है हर एक क्षेत्र में कितना अग्रणी रहा है। जो हमारे द्वारा बनाए गए बांध है, सेतु है, ये हमारे द्वारा बनाए गए थे, लेकिन अब जो है वर्तमान में ये सब स्थान किसने ले लिए हैं, उद्योगों ने ले लिए। जो राम सेतु बना हुआ है, जो निर्माण विधि वहाँ से इतने प्राचीन काल से चली आ रही, जो कृषि है, व्यापार है, वाणिज्य है, ये सारा जो कार्य है ये व्यक्ति जो है अपने हाथों से किया जाने वाला सारे कार्य हैं। अब अचानक से ये सब किसके हाथों में चला गया है, उद्योगों के हाथों में। सब कार्य जो है अब किसके द्वारा किए जाने लगे हैं, उद्योगों के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बाकी आप जो है इसके बारे में सभी जानते हैं। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। सभी हम पढ़ रहे हैं कि औद्योगिक क्रांति, लेकिन इस औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। देखिए, औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य है उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है जिनके फलस्वरूप जन संसाधनों को अपने परंपरागत कृषि, व्यवसाय, घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के वृहद उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों के प्रयोग का अवसर मिला। ये जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है वैसे समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से पहले जो है हम सभी कार्य हाथों से किया करते थे, बुनाई का कार्य हाथों से। अभी आप देखते होंगे कि राजस्थान में अभी भी, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में अभी भी जो है छोटे घरेलू उद्योग हैं। जैसे कि घरों के अंदर पापड़ बनाए जाते हैं, घरों के अंदर ही जैसे बहुत से खाने वाले जो सामान होते हैं वो घरों में ही बनाए जाते हैं, और छपाई का कार्य जो है वो घरों में होता है, कपड़ों पर कलर करने का कार्य भी घरों में होता है। तो इस प्रकार से बहुत से कार्य हैं जो अभी भी क्या हो रहे हैं, लघु उद्योग के स्तर पर घर पे किए जाते हैं, ठीक है। तो अब
जैसे जैसे टाइम जा रहा है और उद्योगों की स्थापना हुई है, तो इससे अचानक से क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। और वो परिवर्तन किस में हुए हैं, उनकी उत्पादन प्रणाली में। देखो पहले कृषि जो है, पहले कृषि के लिए जो है ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुए थे, उनकी खुदाई बुनाई ये सब करने के लिए जो है सारे जो है रासायनिक पदार्थों को भी हम कृषि में यूज़ नहीं करते थे पहले, लेकिन अब करते हैं। पहले सिर्फ खाद होता था, अब रासायनिक उर्वरक का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले जो चीज़ें उर्वरक युक्त हुआ करती थी या जो प्योर हुआ करती थी, जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी लोह स्तंभ में लोहा जो है अभी तक जंग नहीं लगा है, तो जितनी पहले प्योर हुआ करती थी उसमें अभी क्या होने लगा है, परिवर्तन होने लगा है। किसके कारण, उन उद्योगों के कारण जिसमें उनकी उत्पादन प्रणाली में भी क्या हुए हैं, परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, तो इन सब में परिवर्तन हुए हैं किनके कारण, इस औद्योगिक क्रांति के दौरान। ठीक है, आगे देखिए। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग जो है यूरोपीय विद्वानों में फ्रांस के जॉर्ज मिस्ले और जर्मनी क्राइडिक एंजम द्वारा किया गया। अगर हम बात करते हैं कि शब्द का यूज़ कहाँ हुआ है, तो जॉर्ज मिस्ले और जर्मनी क्राइडिक एंजम द्वारा जो है ये किया गया। आगे देखिए, अर्नोल्ड टाइनवी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में स्पष्ट किया है। इस बुक में जो है, टाइनवी की बुक है, इसमें इस क्या कहा है इन्होंने, औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है, वरन विकास की सतत क्या है, प्रक्रिया है। देखो यहाँ पे कहा है कि विकास की सतत प्रक्रिया, सतत यानी कि कंटिन्यू जो चीज़ चली आ रही होती है। विकास यानी कि आपको सभी पता है कि किसी स्तर में वृद्धि हो रही है हमारे विकास के स्तर में, या फिर अब विकास की सतत प्रक्रिया से यहाँ पे आशय क्या है। अब देखो, एक व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको श्रम, वो उस वस्तु पर श्रम कर रहा है और श्रम करके वह एक वस्तु बना रहा है। ठीक है, यही हमने उद्योग लगाया और वही मशीन जो है एक व्यक्ति के द्वारा, अगर वो एक उत्पादन किया जा रहा है, तो मशीनों के द्वारा उसका 50 गुना उत्पादन अधिक किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि अभी इससे विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन उद्योगों द्वारा यह 50 तक की वृद्धि हो चुकी है, तो यह संख्याओं में वृद्धि हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। मशीनों के द्वारा उत्पादन में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, समय की बचत हुई है, जिसके कारण जो है समय की बचत हुई है, मेहनत में कमी हुई है, मानव का काम जो है वह कम हुआ है। तो इस कारण से जो है इसको क्या कहा गया है, विकास की सतत प्रक्रिया कहा है। औद्योगिक क्रांति को किसके द्वारा कहा गया है, यह टाइनवी के द्वारा। किस में कहा गया है, लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आगे देखिए, इतिहासकार GW साउथगेट के अनुसार औद्योगिक क्रांति औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तन था, जिसमें हस्तशिल्प के स्थान पर शक्ति संचालित यंत्रों से काम लिया जाने लगा तथा औद्योगिक संगठन में परिवर्तन हुआ। घरों में उद्योग चलाने की अपेक्षा कारखानों में काम होने लगे। अभी जो व्यक्ति घर पे कर रहे थे, बस अब उद्योगों में जाके काम करने लगे। इतिहासकार CD डेजन का मत है कि कुटीर उद्योग का मशीनीकरण औद्योगिक क्रांति है। जब उद्योग, इसका यहाँ पर औद्योगिक क्रांति इन्होंने क्या बताया है, डेजन ने, कि जो कुटीर उद्योग थे, कुटीर उद्योग का क्या हो गया है, मशीनीकरण। जो उद्योग कुटीर थे, छोटे थे, वह अब किस में परिवर्तन हो गए हैं, मशीनीकरण में। तो उसको ही ये कुटीर उद्योग से मशीनीकरण में ट्रांसफर हुए हैं, इसको ही क्या कहा गया है, औद्योगिक क्रांति। डेविस ने क्या कहा है, डेविस के अनुसार औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जिन्होंने ये संभव कर दिया था कि मनुष्य उत्पादन के प्राचीन उपायों को त्याग कर विस्तृत रूप में कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन कर सके। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंसेस खंड 8 के अनुसार आर्थिक और तकनीकी विकास जो 18वीं शताब्दी में अधिक सशक्त और तीव्र हो गया। एक ये टाइम पीरियड कौन सा था, 18वीं शताब्दी का था, जिसमें जो आर्थिक और तकनीकी विकास है वह क्या हुआ है, एकदम से तीव्र हुआ है। यहाँ पर क्रांति, औद्योगिक क्रांति का सही यहाँ है कि क्योंकि औद्योगिक क्रांति से अचानक ऐसा बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है हमें, इस कारण से इसको क्रांति का रूप दिया है, क्योंकि क्रांति आ गई थी इसके उद्योगों की स्थापना से, कारखानों की स्थापना से। ठीक है, जिसके फलस्वरूप आधुनिक उद्योगवाद का जन्म हुआ, जिसे हमने क्या कहा है, औद्योगिक क्रांति कहा है। हम ये कह सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति का अर्थ उन आर्थिक व्यवस्था से है जो परंपरागत कम उत्पादन और विकास के निम्न अवस्था से लेकर आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र में प्रविष्ट होती हैं, जिससे अधिक उत्पादन होता है, जीवन का रहन सहन और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और उत्पादन दर निरंतर क्या होता है, बढ़ता रहता है, जिसका मनुष्य, समाज और राज्य पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे इतना परिवर्तन देखने को मिला है हमें औद्योगिक क्रांति के दौरान, जिससे हमारे जीवन का जो रहन सहन है वह भी बढ़ा है, हमारी आय भी बढ़ी है
हमारा उत्पादन भी बढ़ाएं। ये सारा जो है हमें किससे मिला है? औद्योगिक क्रांति से मिला है। ठीक है, तो आज जो है हमने औद्योगिक क्रांति से रिलेटेड पढ़ा, औद्योगिक क्रांति के बारे में जाना। कल की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे कंटिन्यू करेंगे औद्योगिक क्रांति को, और इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या इंग्लैंड में क्यों प्रारंभ हुए, इसके बारे में हम कल विस्तार पूर्वक जो है अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।